पिछले 2 दिनों से मनीष कश्यप पूरे देश के अंदर सुर्खियों में बने हुए हैं। कल बेतिया के अंदर उनकी कोर्ट में पेशी हुई और फिर आज पटना व्यवहार न्यायालय के अंदर फिर से पेशी हुई। आज पटना व्यवहार न्यायालय में क्या कुछ हुआ, किस केस की सुनवाई थी और फिर क्यों मनीष कश्यप को सुनवाई के बाद बेऊर जेल में भेज दिया गया, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके वकील शिवनंदन भारती जी के पास पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आज किस केस में उनकी पेशी हुई यहाँ पर और क्या बातें हुई। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत जो केस किया गया था उसी में आज उनकी पेशी हुई। और पेशी के बाद इनके समर्थकों में इस बात की चिंता काफ़ी थी कि इनको तमिलनाडु तो फिर से कहीं पुलिस नहीं लेके जाएगी। तो इसी मुद्दे पर माननीय न्यायालय में बात रखा गया और बहुत सारे विस्तार से बात सुनने के बाद न्यायालय ने एक शब्दों में यही बात कहा गया कि अभी इनको तमिलनाडु भेजना उचित नहीं है, तमिलनाडु भेजने के कोई ठोस आधार नहीं है। और फिर उनको अभी जो है सो साफ शब्दों में यही कहा गया कि वो बेऊर के जेल में पटना में रहेंगे और जिसके लाइट में इनको वहाँ पर भेजा भी गया। अब सवाल ये था कि कि जो पेशी का मामला होता है तो पेशी के बाद ही अब बेल की प्रक्रियाएं आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप जिस तरीके से बैंक में जाते हैं और पैसा जमा करते हैं फिर निकासी की बात करते हैं, तो ये एक डिपॉजिट दिखाया गया इनके तरफ से कि इनको डिपॉजिट किया गया, कानून के हवाले किया गया जुडिशियल कस्टडी में। अब इनको वहाँ से फिर निकालने की जो प्रक्रियाएँ होती वो बेल होती, तो बेल की प्रक्रियाएँ अब आगे जो है सो की जाएगी। जानकारी के अनुसार इन पर बिहार आर्थिक इकाई की तरफ से 6 केस दर्ज हैं। उनमें से कितने केस में पेशी थी इनकी आज? नहीं, वो देखिए, जितने भी इनके ऊपर अभी इतना ही जान लीजिए कि जितने भी आर्थिक अपराध के अंतर्गत मुकदमे इनके ऊपर दर्ज के सभी में इनका आज पेशी दिखा दिया गया है। अब पेशी के नाम पर इनके केस में कोई भी चीज़ लंबित नहीं है। बिहार में जितने भी केस है सभी में इनका पेशी अब दिखा दिया गया। अब सभी केस में बेल की आवेदन जाएगी और रेगुलर बेल के मेरिट पर इनको केस के गुण दोष के आधार पर इनको तय होगा और बेल मिल जाएगा। कोर्ट ने क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया आपको? देखिए, कोर्ट का जो क्लियर व्यू था कि चूँकि इनको जब आप देखेंगे तो इनके खिलाफ 6 केस तमिलनाडु में हुए थे आर्थिक अपराध के अलावा, जो तो उसमें चूँकि तमिलनाडु में NSA भी लगा है इनके ऊपर और वहाँ पर जो बेल इनको डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब कि जो भी आप एलिगेशन लगा रहे हैं अनुसंधानकर्ता का काम है कि 60 दिन के अंदर में उन सबूतों को लेकर उसके आधार पर चार्जशीट जमा कर देना है कोर्ट में। लेकिन चार्जशीट चूँकि समय पर जमा नहीं हुआ और एक केस में नहीं, 2 केस में नहीं, पूरे 6 के 6 केस में चार्जशीट जमा नहीं हुआ जिस वजह से डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आखिर पुलिस को कुछ नहीं मिला, यानी कि इसके खिलाफ सबूत जो इकट्ठा होना चाहिए था, तभी तो इनको चार्जशीट जमा नहीं किया गया। तो उसको वहाँ से तमिलनाडु से मिली होगी ना? सभी में डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया है। अब और बिहार में के मामले में बेल नहीं मिला था, तो अब ऐसे परिस्थिति में बिहार के मामले में भी इनको बेल की जो है सो उम्मीद की जा रही है और उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि इनको बेल मिल जाएगा। फिर NSA किस बुनियाद पर उस पर लगाया गया? NSA का देखिए, NSA का एक अलग चीज़ है कि यदि किसी व्यक्ति से देश की या राज्य की सुरक्षा का खतरा का आभास यदि होता है, आभास की भी बात मैं कर रहा हूँ, तो उस संदेह के आधार पर भी वो लगा देते हैं। तो वो एक दिखाया गया था कि राज्य की सुरक्षा या देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में होती है, उस संदेह मात्र पर लगा दिया जाता है, तो उसी आधार पर इनके ऊपर लगा दिया गया था। उस केस में क्या हुआ इन पर? वो NSA का अभी मटेरियल पर बात नहीं था, अभी मटेरियल था कि आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत जो FIR दर्ज हुआ था उसमें इनको उपस्थिति के लेकर बातें थी और उसमें इनकी उपस्थिति हो गई। तो अब आगे की केस में ये पिछले कई महीनों से बंद थे तमिलनाडु के अंदर, तो वो जो NSA था ना, और क्या मामला था? NSA था और उनके 6 केस अलग से थे। हाँ, तो उसमें क्या? तो उसमें बेल मिल गया सभी को, सभी केस में इनको बेल मिल गया है। आपने बोला कि जितने भी 6 केसेस थे इनके तमिलनाडु के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई अभी तक, तो मतलब गलती किन की थी, क्यों ऐसा हुआ? ये यदि पुलिस इन्हें छोड़ना ही था, इतने आसानी से लेना ही था केस को, मामले को, तो किसी व्यक्ति को ये लापरवाही डायरेक्ट देखा जाए तो अनुसंधानकर्ता की मानी जाती है कि डिफ़ॉल्ट बेल जब कभी भी मिलता है तो अनुसंधानकर्ता की लापरवाही मानी जाती है कि आपने वो चार्जशीट टाइम पर क्यों नहीं जमा दिया, जिसका ही प्रतिकार है कि 167 का क्लॉज 2 CRPC में उसके लिए बेल के प्रावधान को दिया गया है। तो बेल के लिए जो डिफ़ॉल्ट बेल जो है
सो इनको लाभ मिला और ये सलाखों के बाहर। ऐसे में तो किसी को भी फंसा दे और फिर बाद में बदनाम कर दे उसको तो इसके लिए रीट में आप जाइए, उनको यदि आपको लगता है तो बहुत सारी उपचार हैं। और इसी समय आप देखते होंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एसपी वगैरह को क्यों पर्सनली अपीयरेंस करके फटकार लगाई जाती है, ऐसे ही लापरवाही और नेग्लिजेंसी में। तो इन लोगों को यदि लगेगा तो न्यायालय में इस बात को, अभी उस पर हालांकि नहीं था, न्यायालय में एक ही बात था कि इन लोगों को बेल मिल जाए, इन लोगों को तमिलनाडु नहीं जाना पड़े। तो अभी प्रथम दृष्टया उसी पर बात किया जाए तो ज़्यादा अच्छा, आगे की बात ज़्यादा सही। बिल्कुल, हमारे दर्शक चाहेंगे कि पूरी जानकारी वहाँ तक पहुँचे। 60 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करना होता है। देखिए, जब कोई भी मुकदमा में जिसमें 7 वर्ष तक का सज़ा का प्रावधान है, उसमें उनको 60 दिन में चार्जशीट देना है। 7 वर्ष से अधिक का सज़ा का प्रावधान है, उसमें 90 दिन का वक्त मिलता है। यानी मर्डरों केस में 90 दिन में यदि चार्जशीट नहीं दिया तो लोगों को वहीं से छोड़ दिया जाता है। हाँ, तो चार्जशीट का जो प्रोविज़न है, तो इसमें चूँकि जितने भी अपराध के आरोप जिन धाराओं में लगाया गया था उसमें अधिकतम सज़ा का प्रावधान 7 वर्षों का था, इसीलिए अधिकतम समय 60 दिन का ही मिला था अनुसंधानकर्ता को कि उनको इसमें चार्जशीट जमा कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जिसका लाभ मिला और तमिलनाडु के सभी मामले में इनको बेल मिल गया। अब ओवरऑल क्या होने वाला उनके साथ में? तमिलनाडु के 6 केस, NSA और बिहार के 6 केस, एक और केस वो और हैं, जो भी अब क्या होने वाला, इनका भविष्य क्या होने वाला? वापिस वो जेल से बाहर निकलेंगे, जो आरोप लगे हैं उसमें बेल के लिए इनका मूव किया जाएगा और वो बेल मिलता ही है लोगों को देर सवेर, तो इनको भी बेल मिलेगा और ये सलाखों के बाहर होंगे। यही है। संतुष्ट हैं आप? हाँ, उसमें कॉन्फिडेंस में है, संतुष्ट की बात नहीं हम कह सकते, आत्मविश्वास है कि बेल मिलेगा, क्योंकि अदर को अक्यूज्ड को मिला है। केस में जो मटेरियल जो पुलिस ने इकट्ठा की है वो सफिशिएंट नहीं है कि इनको कस्टडी में रखा जा सके। तो अभी आपने देखा मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के मशहूर अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी माजिद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।